So welcome you all in this class. Today we will discuss about public-private partnership in agriculture. तो ये PPP जो है बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा पहले। तो PPP का जो फुल फॉर्म है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हिंदी में सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट और इसका अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पीपीपी। तो पीपीपी के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि जो नेशनल हाईवेज वगैरह भी जो बन रहा है ना, वो पीपीपी मोड पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो सारा जो भी एक्सपेंसेस है बनाने का वो वहन कर रही है उसमें, और गवर्नमेंट का क्या काम है, लैंड एक्विजिशन, लैंड उपलब्ध करा के गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे रही, जहाँ पे रोड बनना है, और वहां पे पीपीपी मोड पे पब्लिक और प्राइवेट के पार्टनरशिप के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन रोड्स। तो ये एक एग्जांपल है। इसी प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में भी है, ठीक है। तो पीपीपी इज अ रिस्क शेयरिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर व्हिच इज डेवलप्ड टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड पब्लिक पॉलिसी आउटकम्स। पीपीपी क्या हुआ कि रिस्क शेयरिंग रिलेशनशिप, मतलब जोखिम को शेयर करने वाला एक रिलेशनशिप है। किसके इसके बीच में है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वो, और प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या हुआ कि जो निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन दोनों के बीच में एक रिस्क शेयरिंग रिलेशनशिप है which is developed to bring about desired public policy outcomes। और ये रिलेशनशिप क्यों बनाया गया है, ताकि जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी के माध्यम से चल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी एम है, उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है ना। मतलब देश के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए या फार्मर्स के लिए जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को, एम को अचीव करने के लिए इस प्रकार का प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उसके साथ गवर्नमेंट का एक पार्टनरशिप होता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एजेंसी एंड अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का और मतलब क्या हुआ, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, एक अनुबंध है, ठीक है। सरकारी जो एजेंसीज है उनका प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, प्राइवेट सेक्टर की जो बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर पीपीपी हो रहा है तो जो भी प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही बिजनेस कर रहे हैं, तभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो आपकी एंटिटीज हैं उनके बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। Through this agreement, skills and assets of each sector are shared in delivering a service or a facility for the use of the general public। और ये जो एग्रीमेंट है, ये जो अनुबंध है, इस अनुबंध के माध्यम से स्किल और एसेट्स, मतलब जो भी दक्षताएं हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, और जो भी एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो भी संसाधन, जो भी पूंजी गवर्नमेंट सेक्टर के पास है, जो भी पब्लिक सेक्टर के पास है, उसको आपस में शेयर किया जाता है। और ये शेयर क्यों किया जा रहा है, फॉर डिलीवरिंग अ सर्विस और फैसिलिटीज, ठीक है ना। ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो नया एंटिटी, ठीक है ना, या जो नया एक्टिविटीज की जा रही है, वो क्यों की जा रही है, ताकि लोगों को सर्विस, सेवाएं मिल सके और लोगों को फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा सके। Each party shares risk and rewards potential in the delivery of the service and or facility। और इसमें से जिनके जिनके बीच में पार्टनरशिप हो रहा है, जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस है और जो पब्लिक सेक्टर की जो एजेंसी है, दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ईच पार्टी शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जो भी आगे जोखिम हो सकता है या पार्टनरशिप के माध्यम से जो भी बेनिफिट्स होंगे आगे चल के, उन दोनों को आपस में शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर की जो आपकी एजेंसी है और प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस एंटिटी है, उनके माध्यम से, उनके बीच में प्राइवेट सेक्टर
entrepreneurs having the necessary skill, finance and risk taking ability are selected by the public sector as a partners। ठीक है ना, तो पब्लिक सेक्टर के माध्यम से ऐसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को सेलेक्ट की जाती है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट की जाती है जिनके पास नेसेसरी स्किल हो, उनके पास फंड वगैरह की व्यवस्थाएं हो, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी भी उनके पास ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी एंटिटीज या ऐसे बिजनेस या ऐसे प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको पब्लिक सेक्टर के द्वारा पार्टनर के रूप में एक चयन किया जाता है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन और एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ सच वेंचर्स। और इस प्रकार से पार्टनरशिप के माध्यम से जो वेंचर खड़ा हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। मतलब दोनों पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन होना ही चाहिए। द पब्लिक पार्टनर्स इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है ना, तो ये पीपीपी मोड की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें पब्लिक पार्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट एंटिटीज हो सकती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटीज हो सकता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो सकता है, ठीक है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये सब पब्लिक पार्टनर्स हो सकता है। और प्राइवेट पार्टनर्स की अगर बात करें तो एनजीओज वगैरह है, आपका सीड और फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्रीज है, या अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सब आपके प्राइवेट पार्टनर्स हो सकते हैं पीपीपी में। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। द टर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज necessarily a collaborative effort between the public and private sectors contributing for one or more functions like planning, resources and activities as required to accomplish a shared goal set out by the partners. The public and private partnership may occur at any one or more stages in the process of extension, production, procurement, processing, marketing, etc., depending upon the stated objectives of partnership। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? वर्तमान संदर्भ में सार्वजनिक निजी भागीदारी अनिवार्य रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें भागीदारों द्वारा निर्धारित साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक योजना, संसाधनों एवं गतिविधियों जैसे एक या अधिक कार्यों के लिए योगदान दिया जाता है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी घोषित या तय किए उद्देश्यों के आधार पर विस्तार, उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण या उत्पादों की खरीदी आदि की प्रक्रिया में किसी एक या अधिक चरणों में हो सकती है। ठीक है ना, तो पीपीपी के बारे में मोटे तौर पर अगर हमको समझना इन शॉर्ट तो क्या है, ये क्या है पीपीपी? नेसेसरली अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट किन किन कार्यों के लिए किया जा रहा है? प्लानिंग के लिए भी हो सकता है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह के लिए हो सकता है। ठीक है ना, और ये द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑकर, और ये पार्टनरशिप किन किन स्टेजेस पे हो सकता है या किन किन प्रक्रियाओं के लिए हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन, प्रसार के कार्यों के लिए भी हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हम पीपीपी की बात करें तो जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए भी पीपीपी हो सकता है। प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, डिफरेंट कमोडिटीज के प्रोडक्शन के लिए। प्रोक्योरमेंट, मतलब जो भी कमोडिटी है उसको खरीदने के लिए, प्रोसेसिंग वगैरह के लिए भी हो सकता है, मार्केटिंग के लिए हो सकता है। मतलब कई चरणों में ये पीपीपी हो सकता है। फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने प्रकार के पार्टनरशिप हो सकते हैं। तो एक है परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट मतलब क्या हुआ कि परमानेंट मतलब एक स्थायी पार्टनरशिप है। मतलब कोई भी नया एंटिटी, बिजनेस एंटिटी स्टार्ट होगा तो पार्टनरशिप के साथ ही स्टार्ट होगा और जब तक चलेगा वो पार्टनरशिप के साथ ही चलेगा, तो वो परमानेंट हो गया। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए होता है। ठीक है,
लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल वगैरह के लिए अगर पार्टनरशिप हो रहा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एजेंसीज के बीच में, तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कहलाएगा। नीड बेस्ड, ठीक है ना, जैसे कि हम पिछले डेफिनेशन में बात कर रहे थे कि अलग अलग स्टेजेस पे पार्टनरशिप हो सकता है। तो नीड बेस्ड, एक्सटेंशन के लिए पार्टनरशिप करना है कि प्रोडक्शन के लिए पार्टनरशिप करना है कि केवल मार्केटिंग के लिए पार्टनरशिप करना है, तो वो नीड बेस्ड पार्टनरशिप कहलाएगा। बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। बाइलेटरल मतलब क्या हो गया, जब दो देशों के बीच, इंडिया अगर और कोई दूसरे देश की किसी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। बाइलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे देशों के बीच, जिसमें इंडिया भी शामिल है, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन की बात करें तो पार्टनरशिप को हम इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। नीड ऑफ पीपीपी इन एग्रीकल्चर। बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 55% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के लोगों के आय का जरिया जो है, कृषि प्रधान देश है इंडिया, और इंडिया में मैक्सिमम लोग कृषि पर आधारित व्यवसाय के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स के रूप में लगभग 55% जो लोग हैं, यहाँ की जनसंख्या है, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापन करने का साधन है कृषि, ठीक है ना। तो यहाँ के लोगों के विकास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के विकास की बात हमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब एग्रीकल्चर का विकास होगा तभी यहाँ के लोगों का विकास सही प्रकार से हो पाएगा। सो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है ना। इसका दूसरा पहलू भी है, इतने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन यापन का मुख्य जो साधन है वो कृषि है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, वो एवरेज ग्रोथ रेट 3.4% के आसपास है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो आप 5 to 6% ग्रोथ रेट आपको एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे वो इरिगेशन की फैसिलिटीज हो, चाहे वो मशीनरीज वगैरह हो, ठीक है ना, चाहे और दूसरे इनपुट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी कमी है। और इन्हीं कमियों की वजह से ही जो स्लो ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण भी ये है, एग्रीकल्चरल टेक्निकल इंफॉर्मेशन आर नॉट रीचिंग टू द फार्मर्स इन टाइम, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कब हो सकता है, जब टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, नए नए जो तकनीक आ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, उससे संबंधित जानकारियां किसानों तक अगर सही समय पर पहुंच जाए तो हम एग्रीकल्चर के विकास की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्रीकल्चरल टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो सही समय पर किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। फार्मर टू एक्सटेंशन वर्कर रेशियो इज वाइड एंड पुअर कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है ना। जो एक्सटेंशन वर्कर है, फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनका दायित्व लगभग 500, 1000 या 1200 फार्मर्स की है, ठीक है ना। मतलब एक एक्सटेंशन वर्कर के पीछे लगभग 1000, 1200 किसान हैं। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो बहुत वाइड है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन सर्विसेज, आईसीटीज वगैरह के क्षेत्र में हम अभी अभी एक तरीके से कदम रखे हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो रिमोट एरियाज हैं वहां भी हम लोग कम्युनिकेशन सर्विसेज आज के डेट में नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन जो वहां तक पहुंचनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फार्मर्स आर नॉट गेटिंग रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, लेकिंग ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। किसान जो है, जो भी उत्पाद ले रहे हैं, जिन भी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, उनका रिम्यूनरेटिव प्राइसेस उनको नहीं मिल पा रहा। कई फसल तो ऐसे हैं जो कई बार आप देखे होंगे कि उसको बेचकर उनका लागत भी किसानों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी तो रोड वगैरह में फेंकने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं।
तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने के बाद की जो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, अगर मान लो फ्रेश वेजिटेबल्स का अगर किसानों को सही कीमत अभी नहीं मिल रहा है और उसी में अगर वैल्यू एडिशन कर दी जाए और वैल्यू एडिशन की फैसिलिटीज अगर हो किसानों के पास, तो उनका जो उत्पाद है वो खराब होने से बच सकता है और उसको बाद में बेच के, ठीक है ना, प्रोसेसिंग वगैरह करके फिर वो सही कीमत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी फैसिलिटीज कहीं कहीं कम है। इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में मोस्ट पॉपुलेटेड सेकेंड नंबर पे अगर है तो वो हमारा देश है। लगभग 130-135 करोड़ की आबादी है। हैज टू मीट फूड कंजम्पशन नीड ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और ये जो 130-135 करोड़ की जो जनसंख्या है उनको, या उनका जो फूड कंजम्पशन का जो नीड है, डिमांड है, ठीक है ना, उनकी खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था भी सरकार को करनी है। डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, मैकेनाइजेशन, irrigational facilities needed which requires more institutional credits, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की फैसिलिटीज अगर किसानों को देंगे तो कहीं कहीं जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके पास फंड की भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी ये सारी फैसिलिटीज किसानों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगी। और सही स्थिति ये है कि फंड, लेकिंग ऑफ फंड्स, मतलब गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास फंड की कमी है, जिसकी वजह से जो भी ये आपका इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज है उसको किसानों तक नहीं पहुंचाया जा सक रहा है। चैलेंज टू मेक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स मोर प्रॉफिटेबल एंड टू एंश्योर दैट रूरल पॉपुलेशन हैज अ लार्जर इनकम टू शेयर, ठीक है ना। एक चैलेंज यहाँ पे और क्या है? टू मेक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज है कि एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी और दूसरे सेक्टर हैं उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है ना। और क्या इंश्योर करना है? इंश्योर दैट रूरल पॉपुलेशन हैज लार्जर इनकम टू शेयर, और उनकी इनकम किसी न किसी प्रकार से बढ़ पाए, ये सोचना है। तो ये सारी दिक्कतों को अगर दूर करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है एक सही तरीका है, जिसके माध्यम से ये जितने ड्रॉबैक्स हैं उसको एक तरीके से खत्म किया जा सकता है। पैराडिग्म फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ क्यों हमको बढ़ना चाहिए, ये भी एक तरीके से नीड के रूप में आप देख सकते हैं कि पीपीपी क्यों आवश्यक है। अभी हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर स्ट्रेटजीज हम किस प्रकार से बना रहे हैं या क्या होना चाहिए। अगर कृषि के विकास को सही दिशा अगर हमको देना है तो हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या होना चाहिए, और उस फ्यूचर प्लानिंग को अगर हमको अचीव करना है तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उस पैरामीटर्स के हिसाब से आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है। फोकस अभी वर्तमान में फोकस किस पर है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। हम जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं या प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इस चीज पर है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए? फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारा होना चाहिए प्रोडक्शन कम मार्केट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज। हम किसानों तक ऐसी टेक्नोलॉजीज पहुंचाएं जो प्रोडक्शन कम मार्केट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन तो बढ़ाने का काम करे ही करे, साथ ही साथ जो भी प्रोडक्शन वो ले रहे हैं उनका सही कीमत किसानों को मिल पाए। मतलब मार्केट लेड एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से किसानों को फसलों के प्रोडक्शन के लिए हम प्रोत्साहित करें। प्रोडक्शन लेवल्स अभी क्या है? वेरीज फ्रॉम शॉर्टेज टू सफिशिएंसी, ठीक है ना। बहुत सारे क्रॉप या बहुत सारे फसलों का जो उत्पादन है शॉर्टेज टू सफिशिएंसी, या तो कम हम कर पा रहे हैं या कुछ फसल में सफिशिएंसी सफिशिएंट कर पा रहे हैं जितना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारा फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होगा? सरप्लस एंड फोकस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंपोर्ट टू अदर कंट्रीज, कि जितने भी क्रॉप किसान ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन सरप्लस होना चाहिए
और सरप्लस हुआ तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान देना है कि उसका प्रोसेसिंग करके, उसका वैल्यू एडिशन करके किसानों का प्रॉफिट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान अपने प्रोड्यूस बाहर कैसे इंपोर्ट कर सके दूसरे देश में, वो कैसे बेच सके। तो ये हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी अभी क्या है, एक्सोजीनस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है ना। एक्सोजीनस और एंडोजीनस ये दो प्रकार की टेक्नोलॉजीज होती है। तो एक्सोजीनस टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है किसानों का, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी कहीं दूसरी जगह विकसित की गई है और दूसरी जगह विकसित की हुई टेक्नोलॉजीज किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी जनरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। इस पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी जनरेशन में किसानों को भी हमको शामिल करना है, साइंटिस्ट्स को भी शामिल करना है, एक्सटेंशनिस्ट्स को भी शामिल करना है। ये सब शामिल होके टेक्नोलॉजी जनरेट करे, तब वो टेक्नोलॉजी ज्यादा बेनिफिशियल होगा किसानों के लिए, ठीक है ना। मोड क्या है, डिलीवरी, मतलब किसानों तक जो इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, डिलीवरी ऑफ मैसेजेस को जस्ट हम भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होगा, एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू एफओस एंड एफआईजीज, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स के माध्यम से किसानों को एम्पावर हमको करना है, मतलब एक तरीके से किसानों को ऑर्गेनाइज करना है। सर्विसेज एंड सप्लाईज अभी क्या है हमारा, पब्लिक सेक्टर एंड कोऑपरेटिव्स, मतलब कहीं कहीं गवर्नमेंट एजेंसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है अभी काम कर रही है, और कोऑपरेटिव्स सहकारिता के माध्यम से कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन हमको कहाँ जाना है, मूविंग टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो प्राइवेट एजेंसीज है, प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करना चाह रही है, ऐसे बिजनेस एंटिटीज को गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शामिल करके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको सही तरीके से किसानों तक पहुंचाना। एक्सटेंशन कैडर कैसा है हमारा, लिमिटेड मोस्टली टू पब्लिक एक्सटेंशन, ठीक है ना। एक्सटेंशन कैडर जो एक्सटेंशन वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने रेशियो की बात की, तो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब 100 किसानों के पीछे केवल एक फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर है। मूविंग टुवर्ड्स पैरा एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स, एग्रीप्रेन्योर्स एंड एग्री बिजनेस इंडस्ट्री, फार्मर लीडर्स, तो इस दिशा में हमको आगे बढ़नी है, ठीक है ना। पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, ये जाने ज्यादा होना चाहिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, ठीक है ना, वो इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। एग्रीप्रेन्योर्स, ठीक है ना, एग्री बिजनेस इंडस्ट्रीज, ये सबको हमको आगे चल के इन्वॉल्व करना है, तब सही तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाना है वो पहुंच पाएगी, और किसानों को जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सारी सर्विसेज हम किसानों को प्रोवाइड कर पाएंगे। कवरेज ऑफ मार्केट मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट्स, ठीक है ना। अभी किसान घरेलू बाजार में ही अपने उत्पाद बेच रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव कर दो, किसान दूसरे देश में भी अपने प्रोड्यूस बेच पाए। तो ये फ्यूचर स्ट्रेटजीज है, तो ये सारी चीजें हमको अचीव करना है, तो केवल और केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ही हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। एरियाज ऑफ पार्टनरशिप, किन किन क्षेत्रों में पार्टनरशिप हो सकती है, द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कैन come together and work in partnership mode in providing supply and services of farmers in following areas, ठीक है ना। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए जो पार्टनरशिप हो रही है, सप्लाई एंड सर्विसेज, मतलब इनपुट या जो भी रिक्वायरमेंट है किसानों की, और किसानों की खेती के विकास के लिए जो भी जरूरी है उन चीजों का सप्लाई, और जो भी सेवाएं उनको चाहिए इस चीज के लिए हो रहा है। तो किस किस क्षेत्र में पार्टनरशिप हो सकता है, इनपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, जो भी आदान उत्पादन की बात कर रहे हैं, इनपुट प्रोडक्शन। तो इनपुट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्या क्या इनपुट्स हैं, ठीक है ना, सीड्स वगैरह भी हो सकता है, आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनके प्रोडक्शन के लिए भी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली कैसे हो, इसके लिए पार्टनरशिप हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स शेयरिंग, मानव संसाधन का शेयरिंग, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है तो वो प्राइवेट सेक्टर
को शेयर कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर फंड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के पास अगर उस टाइप के रिसोर्सेस हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर को शेयर, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। एक्सटेंशन डिलीवरी सिस्टम, जो एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में भी हो सकती है। इंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट, इस प्रकार के पार्टनरशिप के माध्यम से कई उद्यम खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे ही इंस्टीट्यूशनल, मतलब इंस्टीट्यूशनल अगर कोई काम ऐसा है जो प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से कराया जा सकता है गवर्नमेंट एजेंसी को, ठीक है ना, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या इस प्रकार से पार्टनरशिप के बेसिस पे कई बार प्लानिंग वगैरह कराने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में आपका पार्टनरशिप हो सकता है इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में। ये आपका एडवांटेजेस ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या आपके बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हो सकता है। हेल्प इन टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड रिवाइटलाइज रूरल इकोनॉमीज, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर की जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके साथ अगर पार्टनरशिप कर ली जाए तो वो टेक्नोलॉजीज किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। रिवाइटलाइज रूरल इकोनॉमीज, ठीक है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है। बेनिफिट टू स्मॉल स्केल रिसोर्स पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, इस प्रकार का पार्टनरशिप अगर होता है तो उससे स्मॉल स्केल, ठीक है ना, या रिसोर्स पुअर, जो संसाधन विहीन या मार्जिनल फार्मर्स हैं या छोटे फार्मर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। वहां तक टेक्नोलॉजी सही तरीके से सही समय में पहुंचना चालू हो सकता है। एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज, जो भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है, हम सभी देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट जिस समय कंप्लीट होना चाहिए उस समय वो नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फंड कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह है, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से पार्टनरशिप कर ली जाए तो ये प्रोजेक्ट सही समय में कंप्लीट किए जा सकते हैं। जो भी सेवाएं लोगों तक पहुंचानी है, किसानों तक पहुंचानी है, वो सही समय पर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। इफिशियंसी इन पब्लिक सेक्टर में भी इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट सेक्टर के कार्य करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाई जा सकती है। पीपीपी कैन enhance the process of development because a higher investment by two sectors, इस प्रकार से अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। एक्सपर्टाइज अवेलेबल विथ प्राइवेट सेक्टर में बी प्रॉपरली यूज्ड टू बिल्ड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टाइज उपलब्ध है उस एक्सपर्टाइज को प्रॉपरली यूज की जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है उसके लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली अंडर फंडेड, ठीक है ना, फंड की कमी होती है। हम बहुत सारे समय से बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है ना, और प्राइवेट सेक्टर्स की हम बात करें तो वो जो फंड देगी उसको सही तरीके से यूटिलाइज फिर किया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज, वैल्यू एडिशन की फैसिलिटीज, ठीक है ना, प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर पार्टनरशिप कर ली जाए तो उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। लीड्स टू इनोवेशन, नवाचार इस प्रकार से हो सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ किसी प्रकार से पार्टनरशिप हो जाए तो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास है। ऑन टाइम डिलीवरी, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है ना, सही समय में सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स सही समय में खत्म किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ईच सेक्टर्स स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर दो सेक्टर्स अगर एक साथ मिल जाए तो कहीं न कहीं उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है ना। क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन इन द इकोनॉमी, एक प्रकार से विविधता लाई जा सकती है अर्थव्यवस्था में। शेयर्ड रिस्क बिटवीन द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी रिस्क शेयर करेगी, ठीक है ना। दोनों का जो रिस्क है वो 50-50% हो सकता है अगर इस प्रकार से पार्टनरशिप हो रही। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मोर इफेक्टिवनेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी दोनों शेयर करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस,
एकत्रीकरण, जो भी संसाधन है वो एक साथ दोनों के आ जाएंगे, तो उससे काम भी बहुत बढ़िया होगा। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है ना। मिसपरसेप्शंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विथ रिगार्ड्स टू इंटेंशन, गोल एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ अचीवमेंट्स, मतलब मिसकॉन्सेप्शंस, दोनों के बीच में कुछ गलत धारणाएं या गलत हमियां भी है, ठीक है ना, कि दोनों का इंटेंशंस अलग अलग है, ठीक है, दोनों का गोल अलग अलग है, प्राइवेट का गोल अलग होता है और पब्लिक का गोल अलग है, क्रेडिबिलिटी, दोनों की विश्वसनीयता अलग अलग है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, वो अपना फायदा देखती है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जो कर रही है वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो ये मिस परसेप्शंस हैं दोनों सेक्टर के बीच में। लेक ऑफ एक्यूरेट मैपिंग ऑफ प्रायोरिटीज, proprietary assets and responsibilities between these sectors for effective functioning। अगर प्रभावशाली तरीके से काम करना है तो दोनों के बीच में लेक ऑफ एक्यूरेट मैपिंग ऑफ प्रोप्राइटरी एसेट्स, जो भी एसेट्स दोनों के पास हैं उसका सही तरीके से मैपिंग करना, मतलब क्या हुआ कि सही तरीके से उसका उपयोग कैसे किया जाए, एक्यूरेट उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज की कहीं ना कहीं कमी है, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होना चाहिए, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति बनती है। लेक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है ना, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता की कमी है। विजन और स्ट्रेटजीज बनाने के काम जो है हमारे पॉलिटिशियंस ही करते हैं, एक तरीके से जो सरकार बनती है उनके पास अगर विजन और सही स्ट्रेटजीज हो तो ये पीपीपी सही तरीके से काम कर सकती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जब गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करती है तो फंड वाला जो पार्ट है, फंड प्रोवाइड करने का, वो जनरली प्राइवेट जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करती है, तो ज्यादा रिस्क एक तरीके से इसका पैसा लग रहा है उसको होता है, ठीक है ना। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। गैप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज, दोनों की आइडियोलॉजीज में कहीं कहीं गैप है, ठीक है ना। कॉस्ट इन पीपीपी प्रोजेक्ट आर लाइकली टू बी ग्रेटर देन फॉर ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट जो अपनी खुद की प्रोजेक्ट्स बनाती है, कहीं न कहीं पीपीपी मोड पे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। पॉलिटिकली और सोशली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीके से पॉलिटिकली या सोशली एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। इस दोनों के माध्यम से, दोनों के पार्टनरशिप के माध्यम से जो प्रोजेक्ट बनेगा एक चैलेंज होगा दोनों के लिए। प्राइवेट सेक्टर विल डू व्हाट इट इज पेड टू डू एंड नो मोर देन दैट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो प्राइवेट के साथ अगर गवर्नमेंट जो है पार्टनरशिप कर रही है तो वो उतना ही काम करेंगे जितना उनको करना है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कंटिन्यू करते रहेगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचेगी, उसको पब्लिक के वेलफेयर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ चैलेंजेस हैं जो पीपीपी में सामने आता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप सक्सेस फैक्टर्स, अब पार्टनरशिप को ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है तो किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा या क्या चीजें जरूरी है। नीड एंड डिमांड बेस्ड पार्टनरशिप विद कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव आर सक्सेसफुल। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर्स के बीच में अगर पार्टनरशिप होगी, ऐसे बिजनेस एंटिटीज मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऐसे हों जिनका दोनों का इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव समान हो, ठीक है ना, दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की डिमांड, ठीक है ना, और इसी के आधार पर अगर पार्टनरशिप होगा तो ये पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकता है, या जिस भी उद्देश्य को प्राप्त की जाने की सोची जा रही है पीपीपी के माध्यम से उसको प्राप्त की जा सकती है। देयर मस्ट बी कंपेटेबिलिटी, ठीक है ना। कंपेटेबिलिटी मतलब अनुकूलता, अनुकूलन, दोनों के बीच में एक कंपेटेबल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, ठीक है। टीम स्पिरिट होना चाहिए, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, सस्टेन द पार्टनरशिप लॉन्गर, ठीक है ना। लंबे समय तक ये पार्टनरशिप को अगर सस्टेन करना है, चलना है, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ऑल पार्टनर्स शुड हैव रोल क्लियरिटी,
ठीक है ना। जो जो पार्टनर्स हैं पीपीपी में, तो उनका क्या क्या रोल है वो क्लियर होना चाहिए। एक्टिविटी प्रोजेक्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम लागत लगाकर ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त कर सके। मस्ट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल ग्लोबल पॉलिसीज, जो भी हमारी नेशनल पॉलिसीज है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको फुलफिल करना चाहिए। ये पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो पार्टनर शुड बी कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव एंड डायनेमिक टू फेस इमर्जिंग चैलेंजेस, ठीक है ना। तो ये जो आपके पार्टनर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, ठीक है ना, डायनेमिक होना चाहिए, जो भी चैलेंज आ रहा है उसको सही तरीके से फेस कर पाए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ पीपीपी इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है प्रोजेक्ट गोल्डन रे। ये राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से जो है ना, ये मोनसेंटो इंडिया लिमिटेड के साथ पीपीपी मोड पे एक्टिविटी की गई, ठीक है ना। मेज का उत्पादन और मेज के उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनका इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड सिहोरी, ये सब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट जो है चला था, होशंगाबाद मॉडल। तो ये आपका धानुका ग्रुप, धानुका जो आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड धानुका सीड्स वाली जो कंपनी है, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट फर्म हुआ इसका, होशंगाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके साथ पार्टनरशिप हुआ था, और इसके माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज और इनपुट्स किसानों तक पहुंचाए गए थे, ठीक है ना। ई चौपाल, ये जो ई चौपाल जो है, ये यहाँ पर एक और एग्जांपल के रूप में ई चौपाल, ये जो है आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट का एक तरीके से पार्टनरशिप है, और इसके माध्यम से जो भी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसानों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। क्या है ये ई चौपाल, shows how mutual cooperation between ITC, rural entrepreneurs, state agricultural universities and the Indian government's extension machineries has served to bolster the farmers' expertise and day-to-day awareness of what need to be done cope with agricultural problems, ठीक है ना। तो ये आईटीसी हो गया आपका, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आपका इंडियन गवर्नमेंट और रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फार्मर्स हैं, और आईटीसी, ठीक है ना, इंडियन टोबैको कंपनी का एक पीपीपी मॉडल है। इसके माध्यम से वहां पे बहुत सारे ई कियोस्क स्थापित किए गए हैं गाँव में। ई कियोस्क मतलब क्या है कि पूरा कंप्यूटर्स वगैरह स्टैब्लिश करके प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ किसानों को एक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, ठीक है ना। और किसान डे टू डे मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से उनका जो भी प्रोड्यूस है उसको बेचना है नहीं बेचना है, इसका डिसीजन वो ले सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट अंडर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। क्या नाम है उसका, न्यू एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के नाम से, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, द आइडिया इज टू क्रिएट अ वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर बाय इन्वॉल्विंग corporates that will work with farmers group of farm production to marketing stage, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि 22 कंपनीज जो है, जिसमें 12 ऑफ देम प्राइवेट मिल्स, ठीक है ना, 12 जो है प्राइवेट मिल्स हैं, उन कंपनीज में हैव बीन सेलेक्टेड एंड हैव एग्रीड टू पार्टनर विद सच ग्रुप इन एवरीथिंग फ्रॉम इनपुट एंड प्रोसेसिंग टू मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये जो आपका न्यू एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 22 कंपनीज, तो इस 22 कंपनीज में जो है आपका 12 उसमें से प्राइवेट मिल्स वगैरह भी है, इसके साथ एक तरीके से पार्टनरशिप किया है, ठीक है ना। तो इस पार्टनरशिप के माध्यम से किसानों को इनपुट उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोसेसिंग की भी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, साथ
साथ ही साथ जब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स उनके बन के तैयार होंगे तो उनके लिए मार्केटिंग की भी सुविधा उपलब्ध करानी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी पीपीपी मॉडल स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर। थैंक यू वेरी मच।